जब दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक महिला साड़ी पहन के उसको एंट्री नहीं दी जाती है तो फौरन महिला आयोग एक्शन में आ गया। जैसा कि हम देखें कर्नाटका में लड़कियां जब हिजाब पहन के चले गए तो भगवा खंडवा पहन के आके जो हरासमेंट कर रहे थे आप सब जानते हैं। जहाँ जैसा जिसको मर्जी आया तोड़ो मरोड़ो और बस मुसलमानों के ऊपर मत बदनाम करो, ये प्रैक्टिस नहीं चलेगी। इसके प्रभाव सिर्फ हिजाबी मुस्लिम लड़कियों तक नहीं रहने वाले हैं, इसके प्रभाव उन सब समुदायों पे, भारत के बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं दलित आदिवासी जो वो चाहते हैं कि सरकारी संस्थानों में उनकी संस्कृतियों का, वो जो संस्कृति का पालन करते हैं वहाँ के ड्रेस कोड को उसका हिस्सा बनाया जाए। लेकिन हमारा समाज अब तक इस लोकतंत्र को स्थापित करने में विफल रहा है। अब जबकि कुछ लड़कियाँ हाईकोर्ट गई थी, अब हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है और फैसले में उनकी एजेंसी को एक तरह से खारिज करने का काम भी हो रहा है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये फैसला मुझे काफ़ी आहत कर रहा है। और दूसरा इसमें एक मुझे ये लगता है कि सोशल डेमोक्रेसी की हम अक्सर बात करते हैं। कल ही काशीराम जी की जयंती गुजरी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोशल डेमोक्रेसी की बात किया करते थे कि जब लोग कानून तो बन जाता है लेकिन उसके बाद उसकी स्थापना करने में कानून के बाकी अंगों को भी काम करना पड़ता है ताकि एक लोकतंत्र स्वस्थ रूप में स्थापित हो सके। लेकिन इस पूरे हिजाब प्रकरण में तो मैंने देखा कि देश के समाज के जो बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं जैसे कि स्त्री अधिकारों पर बात करने वाले लोग या महिला आयोग, उनका भी बहुत ही निराशाजनक रवैया देखा। अभी कल जब फैसला आया उसके बाद मैंने देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने ट्वीट किया और वो बधाई दे रही हैं। इसके पहले मैंने देखा कि कर्नाटक से बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे थे, हिजाबी महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही थी, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई महिला आयोग की तरफ से कोई। और महिला आयोग कब कार्यवाही कर रहा था जब दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक महिला साड़ी पहन के उसको एंट्री नहीं दी जाती है तो फौरन महिला आयोग एक्शन में आ गया और बोला कि ये भारतीय संस्कृति का पहनावा है। बेशक वो जब किसी को साड़ी पहनने से रोका जाए करे महिला आयोग कार्रवाई, हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। लेकिन जब हिजाबी महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही थी तो महिला आयोग कहाँ चला गया था? महिला आयोग ने उस वक्त क्यों कार्रवाई नहीं की? और स्त्री अधिकारों पे बात करने वाले लोगों को भी मैंने रवैया देखा। कई लोग थे जो हिजाब के समर्थन में बिना किसी किंतु परंतु के बात कर रहे थे, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा कि कंडीशनिंग पे पक्षपाती विमर्श खड़ा करके समाज में ऐसा विमर्श किया उन्होंने पक्षपाती, जिससे हिजाबी महिलाओं की जो एजेंसी थी चुनने की उसको खारिज करने का काम किया गया। हिजाब का जो पूरा प्रकरण है, इसके बहाने हम लोग चाहते, एक समाज के रूप में हम, न्यायपालिका या सरकार चाहती तो एक स्वस्थ बहस शुरू हो सकती थी। स्वस्थ बहस इन मायनों में कि हमारे देश में जो यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, होमोजेनिटी की बात जो होती है, या ये बात होती है कि स्कूलों में ये आर्थिक आधार पे, भाषाई, शैक्षिक या क्षेत्रीय आधार पर जो भेदभाव होते हैं, क्या यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट उनको ख़त्म करने में कामयाब हो पाया है? मैं काफ़ी वक्त तक मैंने एक स्कूल में पढ़ाया है, बीएड किया है, और मेरा ये अनुभव है कि बिल्कुल भी यूनिफॉर्म अपने इस मकसद में कामयाब नहीं है। इसलिए हिजाब प्रकरण के बहाने चाहते हम तो एक समाज में ये एक स्वस्थ बहस शुरू होती थी, हो सकती थी कि भारत में जो यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो कितना समावेशी है, कितना लोकतांत्रिक है। भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनको कितना स्थान दे रहा है, इस पर बहस हो सकती थी और एक अच्छा निष्कर्ष निकल के आ सकता था। अब तक इस पर बात नहीं की गई थी। हिजाब प्रकरण के बहाने बात हो सकती थी, लेकिन उस बात करने के मौके को भी रोका गया। हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी एक नाउम्मीदी भरा फैसला दिया है। मेरे जैसे तमाम हिजाबी महिलाओं को इससे बहुत निराशा हुई है। हालांकि उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ अच्छा इंसाफ न्याय स्थापित करने में कामयाब होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। वर्डिक्ट से हम सब मायूस तो नहीं हैं लेकिन निराश है, थोड़ा सा गुस्सा भी है और बेचैनी भी है। बिल्कुल हम लोग मायूस नहीं होते, इसलिए कि हम इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे। मिलेगा इंसाफ, ये उम्मीद है हमारी। जजमेंट से हम लोग इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हैं कि एक तो कोर्ट ने ये बात बताई कि
हिजाब रिलीजियस एसेंशियल पार्ट में नहीं है, ड्यूटीज़ में नहीं है, कि वो असल मुद्दा था ही नहीं। रिलीजियस प्रैक्टिस में ये एसेंशियल है नहीं है का सवाल ही नहीं था। वो क्यों लेके आए? सवाल था वहाँ पर यूनिफॉर्म के बारे में, मसला सब यूनिफॉर्म के लिए था। यूनिफॉर्म के तक बात करना था, इतना एक्सरसाइज करके हाई कोर्ट से, कर्नाटक हाई कोर्ट से जजमेंट में ये इस पर फोकस करके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं पे बहुत ज़्यादा चर्चा चला। ये फैसला भी ऐसा आया कि रिलीजियस प्रैक्टिस में एसेंशियल नहीं। अगर हमको यही मालूम करना था तो कोई आलिम के पास जाते, कोई फतवा देने वालों के पास जाते कि हम करने के लिए, लेकिन कोर्ट में हम गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा राइट हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो कोर्ट को चाहिए था कि वो कोर्ट के मतलब अपने जो कानून के एतबार से सही है गलत है, क्या हमको ये रिलीजियस फ्रीडम है कि नहीं, ये बताना चाहिए था। उसमें तो ये बताया गया कि ठीक है, एक हद तक उन्होंने कोशिश तो ये की, थोड़ा बहुत ठीक ही है हमारे हिसाब से। क्या क्या किया है उन्होंने कि जहाँ पे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जाम होती है वहाँ के अगर यूनिफॉर्म कोड का अगर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अंदर हिजाब अगर इंक्लूड नहीं हुआ तो वहाँ पे वो लागू होगा, वहाँ यूनिफॉर्म वो हिजाब नहीं पहन सकती। ये पूरे आम कॉलेज के लिए नहीं है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ, कल से जब से लाइव लॉ में वर्डिक्ट आया है तब से कुछ मीडियाज़, सारे मीडियाज़ को नहीं कहूँगी, कुछ मीडियाज़ के अंदर उनको चाहिए TRP और मसाला ही चाहिए। ऐसा ऐसा नैरेटिव सेट कर देंगे जैसा कि बैन हो गया पूरे हिंदुस्तान में। बैन है तो हम कैसे आते? ये बैन होगा भी नहीं, ये होता भी नहीं। ये सिर्फ अपने TRP बढ़ाने के लिए पूरा बैन, जैसा फ्रांस में बैन हो गया ऐसा बैन 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 बैन। क्या हुआ कि जब कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी में अगर वो प्रिस्क्राइब करें कि ड्रेस कोड में हिजाब नहीं है, क्लियरली मेंशन करें तो वहाँ पर पहनना नहीं, बाकी सब जगह पे एज इट इज़ चलेगा। हाँ, अभी इसको लेकर जो कल से जो सोशल मीडिया में चल रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है। इसलिए कि कुछ राइट विंग्स, जैसा कि हम देखें कर्नाटका में लड़कियां जब हिजाब पहन के चले गए तो भगवा खंडवा पहन के आके जो हरासमेंट कर रहे थे आप सब जानते हैं। अब मीडिया के कुछ लोग भी वो छोटी बच्ची के पीछे, मतलब मीडिया के साथ फेस करना पड़ेगा, वो भगवा खंडवा वालों के साथ फेस करना पड़ेगा, कुछ और भी लोगों के साथ ये हरासमेंट का शिकार करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। जजमेंट के इस पार्ट से एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है कि इस पार्ट से आगे कुछ कोई मुस्लिम महिला किसी इस मुल्क के किसी कोने में अगर हिजाब पहन कर जाती हो, कोई बैंक जाती हो, बाजार जाती हो, कोई कॉलेज जाती हो, कहीं और जाती हो, उसके पीछे अगर मॉब पुलिसिंग अगर हो गया, मॉब हिजाब पुलिसिंग अगर हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा नहीं होगा, ये गारंटी भी नहीं है। इसलिए कि इंटरिम जब ऑर्डर आया था, इंटरिम ऑर्डर को लेकर सिर्फ लड़कियों के स्टूडेंट्स के लिए नहीं रोका गया था, बल्कि वहाँ के स्टाफ को सबके सामने रोड पे पूरा बुर्का उतार दिए थे, पूरा हिजाब उतार के गए थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट का ये पार्ट से आगे अगर नुकसान होगा तो इसका भरपाई कौन करेगा? ये हमने बता दिया कि ये आपने गलत किया, ये बात गलत की, ये मुद्दा था नहीं। अब रही बात, हम कब खिलाफ थे यूनिफॉर्म के? हम तो कभी खिलाफ नहीं, लेकिन हम इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ सेक्युलर कंट्री में इतने मल्टी कल्चरल के लोग बसते हैं, सब लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में तो सभी लोग बेटी पढ़ाओ की जगह पे हर जगह बेटी पढ़ाते हैं, तो सब लोगों को लेकर इंक्लूसिव लेकर यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा। कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी में भी पेरेंट्स हैं, वो मौजूद रहते हैं, तो पेरेंट्स भी वो पेरेंट्स होना चाहिए जो इस बात पर बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। तो हम यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं हैं, जहाँ जैसा जिसको मर्जी आए तोड़ो मरोड़ो और बस मुसलमानों के ऊपर मत बदनाम करो, ये प्रैक्टिस नहीं चलेगी। हम होना चाहिए, लेकिन सबके कल्चर के इंक्लूसिव होते हुए। अगर किसी बीमारी की वजह से कुछ शूज सॉक्स नहीं पहन सकते हो, या किसी और अपने रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से कोई टर्बन लगाना चाहते हो, हिजाब पहनना चाहते हो, उनको इंक्लूसिव में रहना चाहिए। तो ये चीज़ हमारी तरफ से हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। एक मीडिया का इस तरह के रवैये को हम कंडेम करते हैं कि जो जिस तरह पेश करना था उस तरह नहीं पेश करके पूरे लोगों के माइंडसेट को डाइवर्ट करके उन लोगों को ताकत देने की कोशिश करें जो राइट विंग है, यहाँ पे जो फसाद बर्पा करना चाहते हैं, यहाँ पे जो ना अभद्रता बर्पा करना चाहते हैं, इनके लिए और ताकत बचने वाली बात होती है। बात की है। अब हम इस फैसले से हम खुश नहीं हैं
और आगे चलकर इस जजमेंट के इस एक पार्ट से पूरे देश में अगर डिस्टर्बेंस अगर हो गया तो इसके जिम्मेदार भी सरकार होना चाहिए। और जब बेटी पढ़ाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है बात, ये नारा लगता है, तो स्टेट गवर्नमेंट में इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या आपने अपने स्टेट के बच्चियों को शिक्षा देना है कि नहीं देना? शिक्षा देना मकसद अगर है तो बैठ के वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़, लोकल में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते थे। अना का मसला किसने बनाया? अना का मसला तो वहीं से बना था कि आपके लिए तो जो छोटे 11th क्लास के, 8th क्लास, 10th क्लास के बच्चे तो बच्चे ही हैं, जिद तो माँ बाप के साथ भी करते हैं, आपके तो बच्चे हैं। तो लोकली मसला हल हो सकता था, पेरेंट्स के साथ बैठ के मसला हल हो सकता था कि वहाँ पर वो बच्चों को ज़िद्दी बनाने में किसका रोल है? मीडिया का भी रोल है, वहाँ के मैनेजमेंट का भी रोल है। इसलिए हो रहा कि अब आज हम देख रहे हैं कि कुछ आप सभी जानते हैं कि मीडिया में गोया जो एंकरिंग करते हैं वो खुद अपने आप को जज बना लेते हैं, समझते हैं जज बना। तो ये गोया कि मीडिया ट्रायल हो रहा, जजमेंट पास हो रहा है, ये वाकई कोर्ट में कुछ जजमेंट आएगा। तो ये एक हिसाब से ये पूरे इंडिया के अंदर कि छोटे छोटे इश्यू पर जो इश्यू नहीं है उसको भी इश्यू बनाकर पेश करने की आदत होगी। इसको ख़त्म करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिजाब का मसला ही नहीं है। देखिए हमारे पास इंदिरा गांधी दूल्हे हैं, वो भी सर पे पल्लू डाल देती है। ममता बनर्जी नहीं डालती है, उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, इनको भी एक्सेप्ट करते हैं। सब अपने अपनी मर्ज़ी से अपना लिबास पहनते हैं, रहते हैं, हम सबको हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो एक अगर हिजाबी महिला अगर आती है तो क्या मसला है? हिजाब पहनकर अगर कॉलेज आती है, स्कूल जाती है, या क्या वर्किंग प्लेस में आती है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है, तो क्या प्रॉब्लम है? 1.5 गज का कपड़ा पूरा इंडिया हिलाता है। ये है हमारा जो वक्त का ज़ाया होना नहीं है, ये एनर्जी ज़ाया होना नहीं है। फिर कहते हैं हम अपने आप को बड़ा सेकुलर कंट्री है हमारा। और मेन स्ट्रीम का हमेशा हम बात करते हैं। मेन स्ट्रीम क्या? मेन स्ट्रीम तो हम हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम तो हम हैं, क्योंकि हम जो ना अपने देश की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, इंक्लूसिव की बात करते हैं। हमारे से ज़्यादा मेन स्ट्रीम और कौन है? मेन स्ट्रीम में इधर आना चाहिए सब, हमारे लिए सोचना चाहिए। कल कोई मीडिया मुझसे पूछते कल के दिन कोई पल्लू डाल के आएंगे तो आपको ऑब्जेक्शन रहता है। मुझे क्या ऑब्जेक्शन है? मुझे क्या, मुस्लिम कम्युनिटी से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। क्यों ऑब्जेक्शन रहेगा? जिसका प्रैक्टिस उनका अपनी मर्जी है, जो चाहे करें। लेकिन हिजाब पर इतना बड़ा मसला लाने की ज़रूरत नहीं है। और मसला बना ही दिए हैं तो इसको अब रिजॉल्व करना भी गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का काम है। Very disappointed with the Karnataka High Court's order on they are agreeing the CDC's in uniform which bans hijab. As we know, this is going to be a door that opens India to different things. Like in many private institutions, even now don't allow hijab inside the campus. But if government institutions are going to be like this, the Muslim women are going to be excluded from the public education system. So this is something very grave and intense, and we need to talk about this continuously. As you know, in the verdict, the court is saying a classroom is a quasi public space. And what is this? Like the hijab is not, hijab is taking hijab as something inappropriate in a public space. Like we know when we go through the last 2 years or the anti-CAA protest happened in Jamia, even our Prime Minister said we can understand the protesters or we can understand those who react based on analyzing their clothes. So in a situation like this where hijab is always placed on the other side of secularism or other side of civilization or other side of humanitarian things, like hijab is often treated as something repressive and that's something submissive to the Muslim women. So in such a situation, how can we follow this verdict, or how much problematic is to place hijab in such a situation? The court states that institutional rights are more important than individual rights. This is saying to a community who had to fight for every individual right. So this is basically
denying of basic fundamental rights, and the court is saying hijab is not an essential practice of Islam. And it is not the court who has to differentiate between essential practices and non-essential practices within a religion. It is supposed to be differentiated by those who are within the religion. So, stating that hijab is not an essential practice within the religion, and you are not supposed to wear that inside the campuses is going to exclude the Muslim women, and it's going to be a great hindrance for the Muslim women on her way to pursue education. We have seen what has happened in Karnataka, the mob violences against Muslim women. They are treated as some inhuman things, like mud is thrown among them. They are many things. The violence they had to go through is like unparalleled, and still the management believes that they are those who violate the things. The girls who is standing up for their right to education is violating their norms and their status quo. And even the interim order has said that you need to maintain the status quo, so you need not to wear hijab till the final order is coming. So this is a systematic, institutionalized othering that is going to happen, and the Muslim community, who is already facing genocide and pogroms and mob lynching, is going. The community's hardship is going further, and especially Muslim women who had to struggle very hard in this situation is going further in this. So Muslim women are not ready to remove our hijab and not ready to leave our education. We want both, and we will fight for it. Thank you. Thank you so much, Hiba. She rightly said that या उनके बुर्के को या उनकी असल पहचान को उनके शोषण का प्रतीक बताया गया है। आज तक यही हमने देखा है, लेकिन जब सोसाइटी में मुस्लिम वुमेन अपने मुद्दों पर खुद मुखर होकर बात रखती हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ बेखौफ होकर आवाज़ उठाती हैं, तो हम सभी जानते हैं कि ये कुछ एक ख़ास विचारधारा के लोगों को ये सहन नहीं होता। तो अगर हम इस सब इशू को देखें तो पता चलता है कि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है कि जब मुस्लिम वुमेन्स को या मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, जब उनको शिक्षा ही हासिल नहीं करने दी जाएगी, तो फिर वो आगे पब्लिक स्पेस में आके अपनी बात भी नहीं रख सकेंगी, सरकार की नीतियों के खिलाफ भी नहीं बोल सकेंगी। तो ये उनको सिस्टमेटिकली रोका जा रहा है और उनको उनके सामने पेश किया जा रहा है कि आपको चूज़ करना है, या तो एजुकेशन लें या फिर आप अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखें। तो आज इस मंच के ज़रिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी आइडेंटिटी को भी बरकरार रखेंगे, अपनी असल पहचान को भी बरकरार रखेंगे, और जो हमारा अधिकार है शिक्षा, उसको भी हम हासिल करेंगे। हम चूज़ नहीं करने वाले, हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरा ने जो बात कही कि मुसलमान औरतों को पब्लिक मेन स्ट्रीम स्पेसेस में बेसिकली हम उन स्पेसेस को क्लेम करेंगे। मतलब मुसलमान औरतों के साथ ऐसा होता है कि पहले people want to save them, people want to save them from oppression, but when the same women come out and claim their public spaces, they are treated as aliens, they are looked down upon, people perceive them as someone who is less informed. And this judgment will be, will be detrimental to Muslim women access to education. Muslims as a whole in India have been steadily striving to improve the educational standards of their children. And much of this has to do with an intrinsic trust that public institutions in the country will not discriminate between Muslims and others merely because of their faith. And we know, if we read the Sachar Committee report, we know that Muslims are the most backward community in terms of education and employment, and this has been done by the systematic violence by the state.
And in fact, hijab and uniforms have coexisted in thousands of institutes across the country for decades without any disturbance to public order whatsoever. The denial of hijab wearing students from entering classroom is going to send out an extremely demoralizing messages, tantamount to declaring that public educational institutions will not be respectful of their faith and their choices. To highlight this further, I want to invite Khalida Appa. She's a social activist and she resides in Hyderabad. Please, Khalida. Muslim women, particularly Muslim hijabi women, have been facing. This is not something new, and a fact-finding report went to Udupi and Mangalore, and they found out that the issue of disallowing hijab in campuses in the name of enforcing uniform is not new, and many such incidents have cropped from time to time in Mangalore and Udupi. The first one is from 2009, SVS College, Bantwal. A first-year student of BCom had started attending college in hijab, which led to protests by the Bajrang Dal. The college authorities allowed the student to attend classes wearing hijab, but after a few months, she withdrew and took admission in another minority-run college. Then we have a lot of such incidents. In 2016, a student of Srinivas College, Mangalore was barred from attending classes. And in 2018, in Agnes College, Mangalore, few students who had started wearing hijab were barred from attending classes, and no student in particular had to face loss of her academic year and subsequently took admission in a different college. Then we go on to the incidents of women being stopped at gates of college in Udupi leading up to the case. On 31 December 2021, they were stopped at Government PU College. On 2nd February 2022, they were stopped at Government Junior PU College, Kundapur, followed by Bhandarkar College of Arts and Science, Sri Venkatarmana PU College, and then MGM College, Udupi. So I just wanted to point out that the discrimination that we are facing is not something new, but BJP government has found its way to legalize the harassment that we have been facing since a long time. And now I would like to invite Simra Ansari to speak. She is a student activist from Jamia Millia Islamia. More than 230 in Udupi alone, whose education has directly been impacted by the interim order and who will now suffer the loss of academic year. Huma Masi, she has rightly pointed out that the judgment does not make any reference to the stalking, harassment and violence against Muslim women, which has been carried out by the Hindutva vigilante groups and members of the administration of colleges since the interim order was given, which has continued in several parts of the country. On the other hand, the judgment draws a false equivalence between saffron shawl and the practice of hijab, which in turn gives power to the mob to intimidate and further harass Muslim women. And to conclude this press conference, I would like to put forward a few demands. The state government must amend the Education Act to ensure that uniforms mandated by the relevant authorities are inclusive and respectful of culture and religious diversity. Relief for students whose academic years are impacted by the court's ruling. Students who miss their exams must be allowed to give them now, and in the immediate instant, girls should be allowed to write their exams wearing hijab. The High Court orders nowhere prohibits the wearing of hijab while writing exams. In unavoidable circumstances, if a student is facing a year's loss to this issue, they must not be made to pay the fees again for the next year. Ensure that further intimidation and harassment of Muslim students and their families in the name of implementing the order does not take place.
withdrawal of cases that were filed against students for participating in protest or even turning up to colleges wearing hijab. Educational institutions must make provisions for institutional mental health care support to all affected Muslim women students. And we appeal to all media houses to follow journalistic ethics in their report and take due care to maintain the confidentiality of Muslim women students who are rendered vulnerable to different forms of violence as a result of irresponsible media coverage, and especially of minor students whom have been hounded and harassed by media persons. Thank you once again, all of you, for coming here. You all can collect the press release from outside the door. Thank you all so much, and thank you so much all the speakers for being here. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।